ऑडियो वीडियो किया है बच्चों आप लोगों को? आपको मेरी ऑडियो वीडियो सुनाई दे रही है सबको, आई सपोज? यस Okay. तो चलिए हम लोग केमिस्ट्री के वंडरफुल जर्नी को स्टार्ट करेंगे। और केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं बच्चों। देखो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तो आप पहले तो दिमाग में ये बात जान लो कि वो सब्जेक्ट को पढ़ने के पीछे कोई तो कोई रीजन है। आपके स्कूल में यदि केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, मैथ्स पढ़ाई जा रही है, तो उसका लाइफ से कुछ रिलेशन है। आपको कोई चीज सिखाया जा रहा है तो इसलिए सिखाया जा रहा है कि आप प्रकृति को रहने के लिए एक अच्छा जगह बना पाओ। आप ऐसे ही कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे। एंड स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसका आपके लाइफ से बहुत क्लोजली रिलेशन है। और यदि आपको एक रीजन मिल जाए ये सब्जेक्ट पढ़ने का, तो आई विल टेल यू ये सब्जेक्ट आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और मार्क्स का तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है बच्चों, क्योंकि मार्क्स तो खुद ब खुद दौड़े दौड़े पीछे आएगा यदि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो लेट्स बिगिन द वंडरफुल केमिस्ट्री विद माय नेम इज मंजित महाराज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। आज ही बोल रहा हूँ, और फ्यूचर में आप लोग जितना भी एग्जाम दो, शायद ऊपर वाला आप लोग सबका वो एग्जाम निकाले और आप लोग सक्सेसफुल पर्सन रहो। लेट्स बिगिन, स्टार्ट किया जाए। आप लोग परमिशन दोगे तो मैं स्टार्ट करता हूँ। यस सर। यस सर। एक ही बच्चा, दो ही बच्चा, और कोई? आप लोग देखो, आप लोगों के सामने एक माइक का बटन होगा, उसको आप ऑन करके बोल सकते हो जब चाहो। कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो। तो परमिशन ग्रांटेड। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, लेट्स मूव ऑन। देखो बच्चों, केमिस्ट्री, यदि केमिस्ट्री की बात होती है ना, तो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, दैट इज व्हाट। सबसे पहले इसके बारे में जानो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता क्या है। ये जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट होती है ना, ये पढ़ाई है मैटर की। मैटर की। आप बालक लोग, मुझे आप लोग जरा बता दोगे कि मैटर को डिफाइन करने के लिए कौन सा दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जरूरी पड़ता है? मास एंड वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम। यस, मैटर को डिफाइन करने के लिए दो इंपॉर्टेंट वर्ड जो जरूरत पड़ती है, दैट इज मास एंड वॉल्यूम। तो बेसिकली केमिस्ट्री पढ़ाई है वो सारी चीजों की जिसके पास मास है और वो कुछ जगह ऑक्युपाई कर रहा है। आपकी जरी नॉलेज को मैं चेक कर लूं, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। केजी। वॉल्यूम कैसा यूनिट? मीटर क्यूब। यस। तो कोई भी चीज जो कुछ मास ऑक्युपाई कर रहा, मतलब कुछ केजी का है, कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही है, उसे हम लोग मैटर बोलते हैं। और साथ में केमिस्ट्री में हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि मैटर में किस तरह बदलाव होती है। ओके, अंडरगोज चेंजेस। तो केमिस्ट्री जो स्टडी है, इट्स द स्टडी ऑफ मैटर, और उसमें जो बदलाव होती है उसकी पढ़ाई है केमिस्ट्री। तो चलिए, हम लोग केमिस्ट्री को तो सिंपल वर्ड्स में समझ चुके हैं कि केमिस्ट्री क्या की पढ़ाई है। अब हम लोग जरा आगे बढ़ के देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या सचमुच हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं है। लेट्स सी। ये नेचर ने हमें जो सबसे अच्छा गुण दिया है, दैट इज आईज। हमारी आंखें, ये प्रकृति का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है हम लोगों को। एंड इसके पीछे कुछ ना कुछ केमिस्ट्री है। मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे क्या केमिस्ट्री है। डॉक्टर्स, लाइफ सेवर्स, अभी दुनिया में जितना ये जो कोविड का सिचुएशन है, ये सारे नुकसान कर रहे हैं पूरी अर्थ को, अब ये डॉक्टर्स लड़ रहे हैं। अब डॉक्टर्स लड़ रहे हैं तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं इनकी लड़ाई में केमिस्ट्री शामिल है। आपको जो दवाइयां दिया जा रहा है वो तो कुछ ना कुछ केमिकल्स ही हैं। ये साग सब्जियां, वेजिटेबल्स, डू यू थिंक इसके पीछे कुछ केमिस्ट्री है? होनी चाहिए। जब मैं आपको बोल रहा हूं तो होनी चाहिए, बताऊंगा। ये गाड़ियां, कार्स,
बसेस, कोई भी ट्रांसपोर्ट जो चल रहा है, देयर इज अ केमिस्ट्री बिसाइड इट। ये इंसान कुछ कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, देख रहे हो, पढ़ पा रहे हो आप लोग क्या क्या लिखा हुआ है इस इंसान ने? देखो जरा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि ये इंसान ने क्या क्या लिख के रखा है। देखो, नॉर्म्स, सोसाइटी, एक्सपेक्टेशंस, डाउट, रीजनिंग, हेट, मतलब फीलिंग्स, इंसान की फीलिंग्स की बात हो रही है। इंसान के फीलिंग के पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ केमिस्ट्री है। द स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम बोले तो हमारी हड्डियां, हमारे हड्डियों के पीछे भी, हमारे बॉडी को जो ये हड्डी सपोर्ट करके रखा है, देयर इज केमिस्ट्री बिसाइड इट। अब यदि इतने सारे चीजों के पीछे केमिस्ट्री कहीं ना कहीं है, तो मैं आपको एक बात बोल देता हूं कि केमिस्ट्री पढ़ने का तो रीजन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किस तरह ये सारे चीजों में केमिस्ट्री बिलोंग कर रही है। व्हाट वी सी, हम लोग कुछ भी देखते हैं ना बच्चों, मुझे बताना, लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में क्या फर्क होता है? कौन बताएगा मुझे? तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइट इमिट करता है, नॉन ल्यूमिनस लाइट इमिट नहीं करता। अच्छा, किसने बताया? नाम बताना अपना जरा बेटा। आदित्य। आदित्य, वेरी गुड आदित्य। लुमिनस बॉडी लाइट एमिट करती है, नॉन लुमिनस बॉडी लाइट एमिट नहीं करती है। एक्चुअली किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देखते हो, चाहे वो लुमिनस रहे चाहे नॉन लुमिनस रहे, लाइट आती है उस बॉडी के तरफ से और आपकी आंखों में लाइट गिरती है और लाइट आपकी आंखों में एब्जॉर्ब होता है, तब जाके आप कोई भी चीज देख पाते हो। और आपके आंखों में लाइट एब्जॉर्ब होती है, इट इज बिकॉज ऑफ अ केमिकल दैट इज नोन एज रेटिनल। ये एक कार्बन की कंपाउंड है विथ अ फॉर्मूला C20H28O। अब ये जो है ना, यही केमिकल लाइट एब्जॉर्ब करती है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, यदि आपके आंखों में लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो आप क्या चीजों को देख सकते हो क्या? नो सर। बिल्कुल नहीं, नो बिल्कुल नहीं। तो रेटिनल ही आपकी आंखों में रोशनी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये केमिकल नहीं होती तो आपकी विजन नहीं होती। आपके फीलिंग्स, जैसे कि हैप्पीनेस, हमारी फीलिंग में हैप्पीनेस एक बहुत बड़ा चीज होता है। आपको मालूम है, देयर इज अ केमिकल इन आवर बॉडी दैट इज नोन एज सेरोटोनिन। और ये जो केमिकल है, इसका भी एक फॉर्मूला है, इट्स C10H12N2O। ये जो केमिकल है, इसका काम है आपके हैप्पीनेस को कंट्रोल करना। अब ये केमिकल इधर उधर हुआ आपके शरीर में तो आप दुखी फील करोगे, आप एंजाइटी में रहोगे, टेंशन में रहोगे। तो सेरोटोनिन का वन ऑफ द फंक्शन है आपके हैप्पीनेस को कंट्रोल करना। और ये सेरोटोनिन का बहुत सारा फंक्शन है, एक ही फंक्शन नहीं है, बट वन ऑफ द फंक्शन इज हैप्पीनेस। देयर इज वन मोर केमिकल इन आवर बॉडी जिसके बारे में चलो डिस्कस कर देता हूं हल्का सा, डोपामिन। ये आप लोगों के लिए इस एज में जरूरत है। डोपामिन है ना, इसको बोला जाता था मोटिवेशन केमिकल। जैसे देखो, आप लोग हमारे साथ जुड़े हो, तो चलो मैं एक एक बच्चा से पूछूंगा कि कौन कौन बच्चे यहाँ पे हैं जो मेडिकल करना चाहते हैं, कौन कौन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। शुभम बेटा, आप मेडिकल की इंजीनियरिंग? शुभम, यस सर। आप मेडिकल में जाना चाहते हो कि इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हो? इंजीनियरिंग सर। इंजीनियरिंग। हाँ प्रिया, यस सर। आप बताओ मुझे, आप मेडिकल की इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो? इंजीनियरिंग। एकता, एकता, ध्रुव, व्हाट इज योर एम? सर इंजीनियरिंग। अंशु? सर इंजीनियरिंग। अच्छा, मतलब हमारे साथ मैक्सिमम इंजीनियर्स हैं। चलिए कुछ डॉक्टर्स भी जुड़ेंगे समय के साथ। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखो क्या है, आप लोग इंजीनियर बनना चाहते हो, तो इंजीनियर बनना चाहते हो तो इंजीनियरिंग ऑब्वियसली कोई छोटा मोटा कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हो कि देश का सर्वोच्च इंजीनियरिंग कॉलेज जो IITs हैं उनमें जाना चाहते हो?
बालक लोग Sir, IIT. IIT. यस, Sir, IIT. वेरी गुड। देखो आईआईटी जाना है तो मैं आपको बता देता हूँ, देयर इज अ केमिकल दैट इज नोन एज डोपामीन, जिसका मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ, C8H11NO2। ये केमिकल का सिक्रेशन आपको परफेक्ट मेंटेन करके रखना है अपने बॉडी में। दिस केमिकल इज द मोटिवेशन केमिकल, ये आपको मोटिवेटेड रखता है। अब मोटिवेशन का मतलब सिर्फ सोच नहीं होता है, मोटिवेशन का मतलब होता है कि आप अपने सोच के साथ उस हिसाब से मेहनत करो। देखो आपने सोच रखा है कि मुझे आईआईटी जाना है, मुझे कोई टॉप मेडिकल कॉलेज जाना है, तो आपकी सोच के हिसाब से यदि मेहनत हो रही है तो ये वाला केमिकल अपना बैलेंस बना के रखेगा और आपको मोटिवेटेड रखेगा और एक ना एक दिन आप निकाल दोगे। बट हाँ, आपने सिर्फ सोच लिया और मेहनत नहीं कर रहे हो तो चिंता मत करो, ये केमिकल का बैलेंस अपने आप गड़बड़ा जाएगा और आपकी मोटिवेशन भी कम हो जाएगी। बट आई होप मेरे बच्चे लोग मेहनत करेंगे और इस डोपामीन का मेंटेनेंस सही रखेंगे अपने शरीर, है कि नहीं? मेहनत होगा कि नहीं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. लेट्स मूव। व्हाट सपोर्ट अस, हमारी स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम मतलब बोन्स। अच्छा बेटा मुझे बताना, बोन्स को जो ताकत मिलता है इट इज बिकॉज ऑफ अ केमिकल जिसको हम लोग कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं, आपने जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है। तो कैल्शियम फॉस्फेट का मुझे कोई फॉर्मूला बताएगा क्या? CH3PO4 whole twice. CH3, yes, PO4 होल ट्वाइस, है ना? कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, आपको मालूम होना चाहिए। फॉस्फेट इज PO4 3-। ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है ना, ये हमारे हड्डियों को मजबूती देती है। अब ये नहीं रहता केमिकल तो हमारे हड्डियों को मजबूती नहीं मिलती और आपका हड्डी लचीला रहता और आपके बॉडी को टूटने में भी टाइम नहीं लगता। व्हाट वी ईट, हम जो खाना खाते हैं, बेसिकली हम लोग खाना खा रहे हैं बिकॉज ऑफ द केमिकल्स इन फूड। देखो बेटा, यदि हमारे खाना में विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स ये सब नहीं रहेगा तो आपको तो फिर उससे ताकत नहीं मिलेगा। तो आपको यदि खाना खाने से ताकत नहीं मिलेगा तो आप खाना नहीं खाओगे, ऑब्वियस सी बात। आप खाना इसलिए खा रहे हो क्योंकि आपके शरीर को ताकत मिल रही है उस केमिकल से, जो फूड में। तो हम खाना भी खा रहे हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि वो जो फूड्स में केमिकल है वो हमारे बॉडी में आए और बाद में हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट करें। तो आपको मालूम है हम लोग जो काम भी करते हैं इट्स बेसिकली खाना खाने के बाद हमारे बॉडी में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज का कंबशन होता है बॉडी में तो हमें मिलती है एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है, हमारे काम करने के पीछे भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का बात करूं तो ट्रांसपोर्ट चलती है फ्यूल्स से। अब फ्यूल्स जो होता है उसमें होती है बेटा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज नोन एज केमिकल एनर्जी, है ना? पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उन सब में होती है केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल्स जलती है, फ्यूल्स की कंबशन होती है। कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है, तब जाके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मैकेनिकल एनर्जी गाड़ी के चक्कों को घुमाता है ना? और मेडिकल साइंस, Yes, sir. पेन ऑफ ह्यूमंस, देखो ये सबसे बड़ी बात है। इंसान का सबसे बड़ा दर्द क्या है मालूम है? डिसीजेस, बीमारियां। देखो हम लोग सोचते थे ना कि हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, साइंस बहुत आगे जा चुका है। एक छोटा सा कोविड आया, सबको घर में बंद कर दिया। इंसान लाख अपने आप को सोच ले कि हम बहुत आगे जा चुके हैं, प्रकृति किसी न किसी दिन ऐसा खेल खेलेगा कि इंसान के सब घमंड को तोड़ देता है। बट चलिए, इंसान जिएगा, ये पृथ्वी जब तक है तब तक इंसान जिएगा और हम लोग अपने बीमारियों से भी लड़ेंगे। और बीमारियों से लड़ने के लिए डॉक्टर्स हमें देंगे दवाई।
या वैक्सीन, और दवाई या वैक्सीन क्या है बेटा, ये तो केमिकल्स ही है ना। तो बेसिकली मेडिकल साइंस का बैकबोन केमिकल्स है। तो यदि आप दुनिया के पेन को भी खत्म करना चाहते हो तो आपको केमिस्ट्री को तो एक ग्रिप बनाना पड़ेगा। तो बच्चों मुझे एक बात बताना है, अभी जो 10 मिनट मैंने आप लोगों के साथ बातें की, डू यू हैव सफिशिएंट रीजन कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए? मुझे बताना, आप लोग बताना प्लीज। यस क्या सर। आपको लग रहा है कुछ रीजन है ये सब्जेक्ट पढ़ने का? Yes, Yes. रीजन तो है यार, दमदार रीजन है। हमारी विजन, हमारा विजन खराब भी हो जाता है, तो ऑब्वियसली आज मेडिकल साइंस इस पे काम कर रहा है कि विजन जब खराब भी हो जाती है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। हमारे देखने के पीछे, हमारे फीलिंग के पीछे, हमारे बॉडी के हर काम में, और हम जो सारे काम करते हैं, साथ में जो व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट देख रहे हो, घर में करंट चला जाता है, बिजली जलता है इन्वर्टर से। इन्वर्टर में क्या होती है? एसिड रहती है। एसिड केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस आप अपने लाइफ में इग्नोर नहीं कर सकते हो, और यदि इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से समझते हो तो प्रकृति को अच्छे से समझो। आई विश यू लक। चलिए इस सब्जेक्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। देखो, यदि केमिस्ट्री की बात उठती है तो मैं सबसे पहले आप लोगों से यही बात करूंगा कि मुझे बताना जरा कि दुनिया में आसपास अपने जो भी चीज देख रहे हो वो क्या से बनी हुई है। वेरी सिंपल आंसर, एटम्स, है ना। दुनिया में हर चीज जो आप अपने चारों ओर देखते हो वो बनी हुई है एटम्स से। मैं एटम से, आप एटम से, ये मोबाइल एटम से, ये पेन जो है ये भी एटम से, हर कुछ एटम से। पर दुनिया में हर चीज की प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों? जैसे कि आप देखोगे भी यहाँ पे एक मैंने सोडियम का रिएक्शन करवाया, ये पानी में मैंने सोडियम को डाला है, तो सोडियम का रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन है। सोडियम का रिएक्शन इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन। वहीं पानी के कांटेक्ट में आयरन आ जाता है तो आयरन में रस्टिंग होती है जो स्लो प्रोसेस है। और यदि आप पानी में कोई गोल्ड गिरा दो तो गोल्ड क्या पानी के साथ रिएक्ट करता है? नो सर। No, sir. बेटा देखो, ये सोडियम भी बना हुआ है एटम से, गोल्ड भी एटम से, आयरन भी एटम से, सब चीज एटम से बनी हुई है। पर इनके प्रॉपर्टी में इतनी डाइवर्सिटी क्यों? तो इसका जवाब मैं यदि आपसे पूछूं तो इसका जवाब मुझे कोई दे सकते हो कि इतनी डाइवर्सिटी क्यों है प्रॉपर्टी में? सर सबका कंपोजिशन अलग है। तो इसका सिंपल सा यही जवाब आएगा आप लोगों के सामने कि हाँ, यदि मैं सोडियम के एटम का बात कर रहा हूँ तो सोडियम के एटम में प्रॉपर्टी डिफरेंस इसलिए है क्योंकि सोडियम के एटम में यदि हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो 11 इलेक्ट्रॉन है, और कन्फिग्रेशन आपने पढ़ा हुआ है 281 होती है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना चाहता फटाक से। और यदि मैं वही नोबल गैस नियॉन का बात करूं तो नियॉन इज 28, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब ये किसी और से इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता। मतलब देखो, एक इलेक्ट्रॉन का लफड़ा हुआ और ये वाला नोबल गैस बन गया, और ये एक काफी रिएक्टिव मेटल बन गया। तो मतलब समझो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा खेल खेल दिया। तो हमें चीजों की प्रॉपर्टी को यदि समझना है तो सीधी सी बात है, वी हैव टू एंटर इनसाइड द एटम। बिना एटम के अंदर जाए तो आपको पता नहीं चल सकता कितना इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर में। तो हमें नो एटम सर। के अंदर तो घुसना ही पड़ेगा। ओके, मतलब एटम के अंदर में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस तरह से अरेंज्ड है, एटम के अंदर में स्ट्रक्चर कैसा है, ये हमें जानना पड़ेगा। ओके, तो आई विल टेल यू बच्चों कि हमारा सिलेबस का क्लास 11th में जो चैप्टर है, द सेकंड चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब एटम के अंदर जाके अंदर में एटम का क्या कहानी है उसको समझना है। और मैं मानता हूं कि दिस इज वन ऑफ द वेरी बेसिक चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। तो आपके केमिस्ट्री के सिलेबस का स्टार्ट मैं चैप्टर 2 से करूंगा, क्योंकि भैया देखो,
आप यदि एटम को अच्छे से समझ जाते हो ना तो केमिस्ट्री तो प्यार से हर कुछ समझ जाओगे। लेट्स बिगिन दिस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और जैसे कि केमिस्ट्री पढ़ने का रीजन मैंने आपको बता दिया, उसी प्रकार केमिस्ट्री में हर चैप्टर पढ़ने का एक रीजन है। और ये जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसको पढ़ने का यही रीजन है कि हमें एटम को समझना जरूरी है, चीजों की प्रॉपर्टी हमें समझनी है। क्योंकि दुनिया में यदि हमें मान लो कार बनाना है तो कार हम लोहा का बनाते हैं। क्यों लोहा का बनाते हैं? क्योंकि वो हार्ड होती है, फिजिकली हार्ड होती है। सोडियम का क्यों नहीं बनाते हैं कार? क्योंकि सोडियम काफी रिएक्टिव है, पानी में निकलेगा कार आग लग जाएगा उसमें। तो हमें चीजों की प्रॉपर्टी को यदि समझना है तो एटम के अंदर में जाना ही पड़ेगा। तो चलिए आपको मैं ले चलता हूं एटम के अंदर में, और आई विल स्टार्ट दिस चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग एटम को समझने की कोशिश करते हैं कि एटम के अंदर में क्या है। ओके, लेट्स बी। यस सर। बढ़े आगे। चलो देखो, एटम को देखने की बात आती है सबसे पहले। चलो मैं एक छोटा सा चीज आपको दिखा रहा हूँ कि एटम को देखने की जब बात आती है तो हम सभी के दिमाग में एक ही चीज आता है कि एटम, एक सिंगल एटम को हम यदि देखेंगे तो एटम कुछ ऐसा स्फेरिकल दिखेगा, है ना? आप लोग के दिमाग में ऐसा ही आता है कि एटम कुछ ऐसा दिखता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में रहती है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते रहते हैं, है ना? आप लोगों के दिमाग में ऐसे ही एटम की पिक्चर आती है कि एक सिंगल एटम को देखा जाए तो एटम एक परफेक्ट स्फेरिकल लगता है। बट आई विल टेल यू, एटम इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। एक सिंगल एटम को यदि देखते हो, और पहली एक बात दिमाग में ये भी डाल देता हूं आपको कि दुनिया के सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी आप एटम को नहीं देख सकते। जो माइक्रोस्कोप लाइट का इस्तेमाल करता है, मतलब आप जब जो अपने स्कूल वाले लैब में देखते हो या धनबाद में कहीं भी आप चले जाओ, आपको जो माइक्रोस्कोप दिखेगा वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप, लाइट वाला माइक्रोस्कोप दिखता है, जो लाइट के माध्यम से चीजों को जूम करता है। मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप जो लाइट का इस्तेमाल करता है ना, उसके दम पे आप एक सिंगल एटम को नहीं देख सकते। एटम को देखा जाता है विद द हेल्प ऑफ अ टेक्नोलॉजी जो IBM नाम की एक कंपनी ने बनाई थी, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी। अब ये टेक्निक क्या है इसके डिटेल्स में आपको नहीं जानी है, बस आपको जाननी है ये बात कि एटम को जो देखा जाता है वो इस टेक्निक से देखी जाती है, STM टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी का खोज एक कंपनी ने किया था जिसका नाम है IBM। ये सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ओके, किसी ने इस कंपनी का नाम सुना है कि आप लोग इंजीनियर बनना चाहते तो IBM का नाम सुनना चाहिए शायद। Yes, sir. सुने ना? तो IBM ने इस टेक्नोलॉजी का खोज किया था। और मैं आप लोगों को बोलूंगा यदि समय मिले तो आप थोड़ा सा YouTube पे जाके देखना, वर्ल्ड शॉर्टेस्ट मूवी। IBM ने दुनिया का सबसे छोटा मूवी बनाया है, वो भी एटम के मदद से। एक सिंगल एटम से बनाया है उसने, देखना मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए एक सिंगल एटम को देखने का तरीका होता है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी टेक्निक। अब ये टेक्निक कैसे दिखाता है उस डिटेल्स में आपको नहीं जाना, दैट इज रिसर्च लेवल। और उस टेक्निक से एटम को जब देखा जाता है तो यहाँ पे देखो, आयरन एटम्स को रखा हुआ है ऑन कॉपर सरफेस। मतलब एक सिंगल आयरन एटम को मैंने कॉपर के सरफेस पे रखा हुआ है। मतलब जो रेड दिख रही है ना आपको, वो कॉपर का सरफेस है और उसके ऊपर सिंगल लोहा का एटम रखा गया है। अब ये सिंगल एटम कैसे रखा गया है ये आपकी कंसर्न नहीं होनी चाहिए, बस हाँ जान लो कि रखी हुई है। तो एक सिंगल एटम को जब आप देखोगे, एक सिंगल एटम को बेटा जब आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा दांत के जैसा दिखता है। ये जो दिख रहे हो ना उठा एक दांत के जैसा दिखता है एटम। तो ये टेक्नोलॉजी से एटम को देखा जाता है और इस टेक्नोलॉजी से एटम कुछ ऐसा दांत के जैसा दिखता है। चलो ये तो आपके लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन था, ये देख लो। तो दिमाग से ये व्यू हटा देना कि एक सिंगल एटम स्फेरिकल नहीं होती है, वो कुछ ऐसे दिखेगी यदि ये टेक्नोलॉजी से देखा जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आप देखो, एटम को हमें समझने में, एटम को यदि अच्छे से समझने में हमें कोई मदद दिया था तो ये कुछ चेहरे हैं आपके सामने। यही लोग वो ग्रेट पर्सन हैं जिन्होंने एटम को हमें अच्छे से समझने में मदद दिया। पहला चेहरा कौन मुझे बताएगा? अब जिसके साथ डिस्कस्ड है वो नहीं बताना प्लीज। सर जे थॉमसन। किसने बताया? सर विवेक कुमार। वेरी गुड विवेक। विवेक, एक्सट्रीमली सॉरी टू यू ऑल्सो बेटा कि थोड़ा सा मैंने रिपीट किया है क्योंकि कुछ नए बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में बता देना जरूरी था। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जे थॉमसन, द फर्स्ट चेहरा इज जे थॉमसन। अब जे थॉमसन ने एटम के अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज इलेक्ट्रॉन का खोज किया था 1897 में। देखो, एटम को जिस तरह से आप समझते हो ना, यही सारे चेहरे हैं जो एटम को हम लोगों को समझने में मदद किया था। जे थॉमसन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। अच्छा, बाकी बच्चे बोल क्यों नहीं रहे हैं? जो बच्चे, और क्या क्या नाम था, ध्रुव, एकता, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो बेटा? आप लोग बोल सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच धरती पे सबको मिला हुआ है। चलिए बताइए, दूसरा चेहरा किसका है? सर रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। किसने बताया? सर ध्रुव। वेरी गुड ध्रुव, वेरी गुड। रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या का खोज किया था? सर न्यूक्लियस। आपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पढ़ा है ना? ओके, यस सर। 1911 में न्यूक्लियस का खोज हुआ था जो रदरफोर्ड ने फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में किया था। नेक्स्ट, इनका नाम आप नहीं जानते होंगे। इनका नाम है रॉबर्ट एंड्रयूज मिलिकन, आर ए मिलिकन। रॉबर्ट एंड्रयूज मिलिकन ने हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में बताया था। देखो, जे थॉमसन ने वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का तो खोज कर ही दिया था, बट जे थॉमसन उसका चार्ज नहीं बता पाए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया था हमें रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन ने, आर ए मिलिकन ने। और काफी लंबा चौड़ा एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने 1906 से लेके 1914 तक, मतलब 8 साल इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, तब जाके एक्यूरेटली इन्हें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में मालूम चला। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बालक लोग? 1.9 into 10 to the power minus 24. 1.6. सब चीज भूल गए ना आप लोग जूनियर सर क्लास। 1.6 into 10 to the power minus 9. 19 कूलम। ओके, चलिए। और ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, इस एक्सपेरिमेंट का नाम है, एक एक्सपेरिमेंट किया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे सब, जितना यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना, इन सबको पढ़ना है हम। ओके, एक एक चीज को हमें पढ़ना है, तब जाके हम एटम को थोड़े अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट सर, आप लोग इनके बारे में तो जानते होंगे, बताना मुझे। सर नील बोर। यस। किसने बोला? ध्रुव ने बोला क्या? यस। वेरी गुड ध्रुव। कहाँ रहते हो ध्रुव? सर बरवाड़, गोविंदपुर में। ओके, नील बोर। और आप जानते हो कि नील बोर का फेमस मॉडल आया था जिसमें के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल ये सब होते हैं। तो जो ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट दिया था वो नील बोर ने दिया था, और ये वाला कॉन्सेप्ट 1913 में आई। ओके, तो यहां तक आप लोग जूनियर क्लास में पढ़ते हो, थॉमसन का, रदरफोर्ड का, नील बोर के बारे में आप पढ़ते हो जूनियर क्लास में। बट नीचे में जो 4 चेहरे और देख रहे हो, इन्होंने एटम को देखने का नजरिया को और ज्यादा सुधारा था। पहले हैं ये जो आप देख रहे हो हंसता हुआ चेहरा, इनका नाम है लुइस डी ब्रॉगली। लुइस डी ब्रॉगली ने एटम से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था जो 1924 में आई थी।
उस कॉन्सेप्ट को वेव पार्टिकल डुअलिटी बोलते हैं। पढ़ेंगे, अभी दिमाग मत लगाओ, जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। 1924 में ये वाली कॉन्सेप्ट आई थी लुईस की, और ये कॉन्सेप्ट के आने के साथ बहुत सारा चीज बदला था। फिर आए थे हमारे ग्रेट स्क्रॉडिंजर, इनका नाम है वर्नर स्क्रॉडिंजर। इन्होंने कुछ ऐसे ऐसे इक्वेशन दिए, कुछ ऐसे ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशन दिए जिनके दम पे इलेक्ट्रॉन के मोशन से रिलेटेड कैलकुलेशन करते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन के मोशन से रिलेटेड कैलकुलेशन को करने के लिए स्क्रॉडिंजर का नियम लगता है। ओके, पढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट, ये इंसान हाइसेनबर्ग नाम है इनका। वर्नर हाइसेनबर्ग। ओके, हाइसेनबर्ग एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने नील बोर के कॉन्सेप्ट को गलत प्रूव कर दिया। हाइसेनबर्ग एक ऐसे इंसान थे जिसने नील बोर के कॉन्सेप्ट को 1927 में टोटली गलत प्रूव कर दिया था। हाइसेनबर्ग डायरेक्टली बोला था कि नील बोर का कॉन्सेप्ट गलत है, अब प्रूव भी कर दिया था। और फिर लास्टली इनको आप जानते होंगे, इनका नाम है जेम्स चैडविक। चैडविक ने क्या का खोज किया था बेटा, बताओगे क्या? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का। चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। मतलब लगभग 35 साल लग गए। 1897 में इलेक्ट्रॉन और 1932 में न्यूट्रॉन का खोज हुआ। मतलब ऑलमोस्ट 35 इयर्स के बाद थर्ड मेजर पार्टिकल का खोज हुआ था। ओके, बट मैं आपको एक बात और छोटा सा बता देता हूँ, शायद आप लोगों को अचरज लगेगा जान के कि साइंस ने अभी तक एटम के अंदर में 200 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल के खोज कर लिए, बट आपको उतने डिटेल्स में नहीं जाना है, दो वो सब सारे रिसर्च लेवल चीजें हैं। अभी फिलहाल तीन ही सब एटॉमिक पार्टिकल में एटम को समझने का कोशिश करो। ओके, तो चलिए इन ग्रेट साइंटिस्ट का चेहरा देख लो और हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं और एटम को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए देखो, जे थॉमसन ने जिस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन को खोज किया था, उस एक्सपेरिमेंट को सीआरटी एक्सपेरिमेंट बोली जाती है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ओके, उस एक्सपेरिमेंट को फेमसली बोला जाता है सीआरटी एक्सपेरिमेंट, या उसको हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। ओके, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कैथोड रेज। अब आप लोग पूछोगे सर ये कैथोड रेज क्या होता है? देखो, कैथोड रेज होते हैं स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यदि फास्टली मूव कर रही है उनको कैथोड रेज बोलते हैं। ओके, मतलब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दो, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यदि चल रहे हैं, मोशन में है, तो उनको कैथोड रेज बोला जाता है। गॉट इट? तो कैथोड रेज क्या होते हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कैथोड रे बोला गया। अब जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ध्यान से देखना बेटा। जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक ग्लास का ट्यूब लिया था, ये वाला ग्लास का ट्यूब लिया था, जिस ग्लास के ट्यूब विवेक 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 प्लीज ड्राइंग मत करो सर सॉरी सर, कल देखो। अब ये ड्राइंग ना मिटेगा नहीं, एक्चुअली आप लिख दियो तो हाँ आप मिटा सकते हो, मैं नहीं मिटा सकता हूँ। थैंक यू विवेक, मिटा दिया। देखो सॉरी सर। इट्स ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्या बोल रहा था? हाँ, जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट में एक
ग्लास का ट्यूब लिया था जिसको हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। ओके, ये एक हार्ड ग्लास की ट्यूब होती है। गॉट इट? ये जो देख रहे हो आप लोग फोटो में। ओके, और इस ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे, एक कनेक्टेड थे नेगेटिव से, एक कनेक्टेड थे पॉजिटिव से। जो नेगेटिव से कनेक्टेड होते हैं उसको कैथोड बोलते हैं, जो पॉजिटिव से कनेक्टेड थे उसको हम लोग एनोड बोलते हैं। ओके, इस ट्यूब के अंदर गैस भरा गया था, कोई एक पर्टिकुलर गैस भरा गया था। ओके, और गैस बहुत ज्यादा नहीं लिया गया था, कम गैस ली गई थी जिससे प्रेशर कम रहे इस ट्यूब के अंदर में। ज्यादा गैस भर दोगे तो ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, तो इस ट्यूब के अंदर में गैसेस कम रखने थे ताकि प्रेशर कम रहे। पूछा जाता है कभी काल कि इस एक्सपेरिमेंट के रिक्वायरमेंट क्या क्या थे। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी लो प्रेशर। ओके, गॉट इट। दूसरा रिक्वायरमेंट था बहुत हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया गया था इसको। ये वाला जो वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया गया था 10,000 वोल्ट के आसपास था। ओके, तो ये हुई एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक ग्लास की ट्यूब थी, उसमें गैस भरी हुई थी, ज्यादा गैस नहीं था, कम ही गैस थी ताकि प्रेशर कम रहे। और ये जो ट्यूब थी उसको इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट किया गया था 10,000 वोल्ट के आसपास। ओके, देखो आप सभी जानते हो, आप लोग इतने बच्चे नहीं हो, आप लोग तो कहानी जानते ही हो मोस्ट ऑफ द थिंग्स। एटम में एक न्यूक्लियस होती है, सबको मालूम है, बीच में Yes, sir. इलेक्ट्रॉन Yes, sir. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहता है। Yes, sir. ये Yes, sir. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहती है कि नहीं रहती? रहती है। Yes, sir. अब हम चाहते हैं ये इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल दें, तो बाहर निकालेंगे तो मान लो ये 10 की फोर्स से अंदर के ओर यदि अट्रैक्टेड है, तो हमको इसको बाहर निकालने के लिए 10 से ऊपर की ही एनर्जी देनी पड़ेगी ना। मानो Yes, sir. 10 की एनर्जी से अंदर की ओर खींच रहा है, तो 10 की एनर्जी से ऊपर यदि बाहर के ओर दे तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाएगी। अब एनर्जी देने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। ये 10,000 वोल्ट की एनर्जी मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं। अब जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने सप्लाई किया इतना, तो होता क्या है, इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के प्रति मोह माया खत्म हो जाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाती है। इस ट्यूब में यही चीज होता है। जब इतना हाई इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया तो गैस बने हुए एटम से, गैस तो एटम ही से बना हुआ ना, गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ओके, गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाती है। अब बेटा इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। Negative. तो नेगेटिव चीज है तो पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होता है। ओके, ये पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि एटम्स में कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल है। ओके, इस एक्सपेरिमेंट में पता चला कि एटम में कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल है, और बाद में वही नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन नाम से जाना गया। ओके, तो इस तरह इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। ओके, अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन जब मोशन में रहते हैं उनको कैथोड रे बोलते हैं। और ये जो कैथोड रेज बोले तो इलेक्ट्रॉन होती है, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ओके, और कहां से कहां? कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होती है और एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होती है। तो भैया इलेक्ट्रॉन में तो चार्ज ठहरा नेगेटिव, तो उसको जाना किधर चाहिए? पॉजिटिव प्लेट की ओर। तो सिंपल सी बात है ना, ये जो कैथोड रे Yes, बोलो sir. या इलेक्ट्रॉन बोलो, ये कैथोड के तरफ से एनोड के ओर ट्रेवल करती है। ओके, वेरी सिंपल, समझ सकते हो। तो आपसे कभी पूछा गया कि कैथोड रे स्ट्रेट चलती है? यस, स्ट्रेट चलती है। किधर से किधर?
नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट, ये दिमाग में रख सकते हो। ओके, अब मान लो आप एक स्क्रीन लगा देते हो ट्यूब में, जैसे कि देखो ये वाला ट्यूब है, यहाँ पे मैं एक स्क्रीन लगा देता हूँ। स्क्रीन होता है जिंक सल्फाइड का, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन होता है। जिंक सल्फाइड एक ऐसी चीज होती है ना, उस पर कोई पार्टिकल हिट करता है ना तो उस पर एक चमक जैसी आती है। जिंक सल्फाइड एक ऐसी चीज होती है, उस पर कोई भी पार्टिकल हिट करेगा तो एक चमक जैसा आएगा। तो यहाँ पे जो बेटा जो एनोड लिया गया था ना, ये वाला जो एनोड देख रहे हो आप, ओके, ये वाली जो एनोड लगी हुई है यहाँ पे, ये जो एनोड था उसमें छोटे छोटे होल्स किए हुए, एनोड में छोटा छोटा होल किया गया था। तो ये देखा गया था कि चमक जो मिल रही थी ना स्क्रीन पे एकदम, जैसे कि यहाँ पे मानो स्क्रीन लगा हुआ था, तो चमक एकदम मिल रहा था जहां होल था वहां पे। तो इससे क्या पता चला कि एकदम कैथोड रे क्या है, स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा है, तब ना Straight. वो होल से पास हो जा रहा है और चमक उसी के स्ट्रेट में मिल रही है। तो वही बोला जाता है कि यदि आप एक एनोड के साइड में, पॉजिटिव वाले प्लेट के साइड में एक स्क्रीन लगा दो जिंक सल्फाइड की, तो उस पर एक चमक जैसी आती है। जैसे कि देखो ये वाला आप देख रहे हो ना, देखो मैंने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में, ये वाला एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है ना, इसके अंदर में गैस पड़ी हुई है, यहाँ से आइडिया और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है ना, ये कैथोड है नेगेटिव टर्मिनल, ये है पॉजिटिव टर्मिनल एनोड। अब मैंने क्या किया, एनोड में एक होल कर दिया, ओके। अब जैसे ही मैं ऑन करता हूं हाई वोल्टेज को, तो गैस से एटम, गैस के जो एटम्स है उससे इलेक्ट्रॉन निकलती है और इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट होल के थ्रू पास हो रही है, और होल के स्ट्रेट में स्क्रीन पे जिंक सल्फाइड लगी हुई है, एक चमक दिख रहा है आप लोगों को। ओके, गॉट इट। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये भी पता चला था कि ये जो पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि भैया नेगेटिव है तब ना पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहा था। गॉट इट, समझ गया। तो ये जो कैथोड रेज होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं और स्क्रीन पे एक चमक देगी। पॉजिटिव प्लेट के तरफ ये वाले पार्टिकल डिफ्लेक्ट होती है, जैसे कि देखो ये वाला फोटो, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूं, मैं नीचे में क्या कर रहा हूं, पॉजिटिव प्लेट लगा रहा हूं, देखो नीचे आया कैथोड रे, फिर से रिपीट कर लो, देख लो फिर से रिपीट कर दिया हूं, नीचे में पॉजिटिव लगाऊंगा, ऊपर में नेगेटिव लगाऊंगा, लाया तो कैथोड रे किधर झुक गया, पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक गया। तो आप मुझे बताओ एक बात बेटा, कि यदि कोई भी पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट के तरफ झुक रहा है तो उस पर कौन सा चार्ज हो जाना चाहिए, सर नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो इस तरह हमें पता चला था कि कैथोड रे पे नेगेटिव चार्ज होती है, समझ गए। दे प्रोड्यूस शैडो ऑफ एन ऑप्टिक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट्स पाथ। मतलब यदि कैथोड रे के रास्ते में आप कोई भी एक मोटा सा चीज रख देते हो, मोटा सा चीज रख देते हो, तो देखो क्या है, कैथोड रे इधर से आ रहा है, इधर गया, इधर से आ रहा है, इधर गया, और इधर से आ रहा है तो ब्लॉक हो जा रहा है। तो मतलब ऑब्वियसली जहां पे ब्लॉक हो रहा है वहां पे उसकी शैडो बन रही है। गॉट इट। तो सिंपल से कुछ प्रॉपर्टीज है, ये तो आप शायद जूनियर क्लास में भी पढ़ते हो, पर चलो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा। कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में चलती है, स्क्रीन पे एक चमक देती है, पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होती है, शैडो प्रोड्यूस करेगी कोई भी चीज का, उसके रास्ते में रखा जाए तो। गॉट इट, यहां तक क्लियर। अब देखो ये वाला देखिएगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ओके, कैथोड रेज बोले तो इलेक्ट्रॉन के मोशन को बोल रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहा है। जब हाई स्पीड मूविंग इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कैथोड रे बोलते हैं, यदि उसको आप कोई हार्ड मेटल के ऊपर गिराते हो जैसे कि टंगस्टन, कैथोड रे बोले तो इलेक्ट्रॉन को जब कोई हार्ड मेटल के ऊपर हिट करवाया जाए तो एक्सरे बनती है। एक्सरे सुने हो ना, एक्सरे कहाँ सुने हो, एक्सरे के बारे में बताना तो। हड्डी मेडिकल में है ना, हड्डी मेडिकल। टूटता है तो हम लोग एक्सरे का यूज करते हैं। तो एक्सरे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, जब कैथोड रे टंगस्टन जैसे मेटल को हिट करता है। जैसे देखो इधर से आ रही है इलेक्ट्रॉन,
ठीक है ना। इधर से आ रही है इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक टारगेट मेटल लगा के रखूंगा, जैसे कि टंगस्टन में लगा के रखा हूं। तो इसको जब इलेक्ट्रॉन हिट करता है ना तो आपको एक्सरे मिलती है। देखो एक्सरे मिलती है, समझ रहे हो, ये ग्राफिक से आपको समझ आ रहा होगा। गॉट इट। तो पूछा जा सकता है कि कैथोड रे, हाँ बोलिए बेटा, सर पूछिए। समझ आ गया। ओके चलिए, कैथोड रे कोई हार्ड मेटल को हिट करेगा तो एक्सरे बनती है। ओके चलिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन के लिए बोलो या कैथोड रे के लिए बोलो, कैथोड रे तो इलेक्ट्रॉन ही होती है। चार्ज टू मास रेशियो मतलब E/m, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों मुझे एक छोटा सा चीज बताना, ठीक है ना, मैं जो पूछूंगा वो बताना मुझे। मान लो मैंने एक्सपेरिमेंट को एक बार किया है इस ट्यूब के अंदर नाइट्रोजन गैस भर के, दूसरे बार मैं एक्सपेरिमेंट किया हूँ ऑक्सीजन गैस भर के, तीसरा बार मैं एक्सपेरिमेंट किया हूँ हाइड्रोजन गैस भर के। तो मुझे एक बात बताना, जब मैं गैस चेंज करता हूँ तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो सेम प्रॉपर्टी वाला इलेक्ट्रॉन हर केस में होगा या हर केस में अलग अलग टाइप का इलेक्ट्रॉन निकलेगा? अलग 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 बेटा इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होता है, उसको आप मेरे शरीर से निकालो या आपके शरीर से निकालू या ये पेन से निकालो या दीवार से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो तो फंडामेंटल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन तो हर चीज में सेम ही होता है। यस सर। यस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट थोड़े होता है, इलेक्ट्रॉन तो सेम ही ना होगा, समझिए बात को। तो मैं बताना मुझे, मैं नाइट्रोजन गैस भरूं, ऑक्सीजन गैस भरूं या हाइड्रोजन गैस भरूं, तो इलेक्ट्रॉन तो हर केस में इलेक्ट्रॉन ही ना निकलेगा। यस सर मुझे एक बात बताना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी हर केस में होगा, मेरे शरीर से निकाल लो या ये पेन से निकाल लो इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन पे उतना ही चार्ज होगा, उस इलेक्ट्रॉन का मास भी उतना ही होगा। इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, सब में सेम रहता। तो एक बात बताइएगा, ये जो गैस मैं लिया हूं और मैं गैस जो लेता हूं उसको मैं बदल देता हूं ट्यूब के अंदर में, तो ये जो चार्ज और मास का रेशियो है बदल जाना चाहिए कि सेम रहना चाहिए? हाँ सर सेम सेम रहेगा, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो भैया फिक्स होता है ना यार, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ये मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, यदि आप चार्ज लोगे माइनस डाल सकते हो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है भैया, 9.1 × 10⁻31 kg, ये तो फिक्स है दुनिया में। तो कोई भी गैस लो, चार्ज और मास तो सेम रहेगा। चार्ज और मास का रेशियो आपको याद रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये होगी 1.76 × 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। कूलम्ब चार्ज का यूनिट होता है। ओके समझ गए, वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी बताया हूं। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रे बोलो या इलेक्ट्रॉन बोलो, 1.76 × 10⁻11 कूलम पर केजी रहेगी हर केस, कोई भी गैस लो। ओके, नेचर ऑफ द गैस टेकन पे डिपेंड नहीं करेगी, इरेस्पेक्टिव मतलब कोई भी गैस ले लो फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा चार्ज टू मास रेशियो, याद रहेगी। चलो अब चलो देखते हैं कि आप लोगों को मैंने जितना पढ़ाया आपने कितना समझा। जवाब देना तो देखते हैं कौन जवाब देगा। चलो जवाब दो बच्चों। अंशु आप बताना तो, चलो आंसर दो तो। अंशु नहीं मालूम। नहीं सर। एटॉमिक थ्योरी, एटम कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब एटम को कितने और पार्टिकल्स में बांट सकते हो? Sir, all of yes this. sir sir All all of of these. All of this. ये तो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में पहले भी मतलब
पढ़े हो ना, डाल्टन के नहीं, सॉरी जूनियर क्लास में आप लोग पढ़े हो कि एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होती है। चलो A cathode ray tube is made up of a glass containing thin piece of metal called as, क्या होगा? Cathode इलेक्ट्रोड। हाँ, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। वेरी गुड। कैथोड रे के अंदर, मतलब कैथोड रे ट्यूब जो रहती है, डिस्चार्ज ट्यूब, उसके अंदर में दो पतले पतले थिन पीस ऑफ मेटल लगे रहते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। क्या होगा? Sir, very low pressure and very high voltage. यस सर, डी। Which of the following shows the properties of phosphorescent? Phosphorescent का मतलब होता है कि कोई भी पार्टिकल हिट करती है तो चमक देता है। बी, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फेट। जिंक सल्फाइड था बेटा, ठीक है ना? Zinc sulfide. Zn, ठीक है। Which of the following option is correct regarding cathode ray? कैथोड रे के लिए सही कौन है? कौन सही है? Sir, both. हाँ, कैथोड रे को कोई मतलब नहीं होता कौन सा इलेक्ट्रोड लोगे या कौन सा गैस लोगे, सब केस में तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। चलिए दूसरा क्या होगा, जल्दी बताओ। ये अभी बताया था आप लोगों को। E/m रेशियो का वैल्यू क्या होगा? Sir, D. 1.76 into 10 to the power 11 कूलम पर kg। ई वाला अभी आपसे नहीं बनेगा, छोड़ो, अभी आप और आगे थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा मुझे, तब समझ आएगी आपको। चलिए ओके, तो बच्चों यहाँ तक जितना बताया समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। आ रही है ना समझ में? तो चलो, यस एक पार्टिकल का तो खोज हम लोग ने कर दिया जिसको हम लोग बोले प्यारा सा इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात बता देता हूँ, थॉमसन ने उस पार्टिकल का नाम कभी इलेक्ट्रॉन बोला नहीं था, समझे बात को? गॉट इट? Yes, sir. थॉमसन ने कभी भी उस पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन नहीं बोला था। थॉमसन सिर्फ बोला था कि कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ओके, बाद में उसका नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन। ये चलो देख ही लेते हैं कि थॉमसन ने क्या क्या कंक्लूजन निकाला एक्सपेरिमेंट को करने के बाद। बताने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ सकते हो। कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिनको आज के दिन में इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। ओके, स्टार्टिंग में तो थॉमसन बोला था सिर्फ कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, बट उसी को इलेक्ट्रॉन जाना जाता है। आपको मालूम है कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है एक इंटीग्रल पार्ट है एटम की, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एटम की। इलेक्ट्रॉन की मास और चार्ज जो होती है फिक्स्ड होती है, और वो फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा गैस आप लेते हो ट्यूब के अंदर में, इंडिपेंडेंट होती है। ओके, ये तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स दुनिया के किसी भी सोर्स से निकाल लो, किसी कोना से ले आओ, सारे इलेक्ट्रॉन की मास सेम रहेगी, है ना? इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन की मास होती है, ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है। ओके, चलिए प्रॉपर्टीज। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। बड़ा मजेदार कहानी है प्रोटॉन के डिस्कवरी में। मालूम है आपको इलेक्ट्रॉन का खोज तो 1897 में हुआ था, है ना? 1897 में। आपको मालूम है प्रोटॉन का डिस्कवरी 1886 में ही हो जाता है। 1886 में ही प्रोटॉन का खोज हो जाता है। बट ये जो इंसान थे गोल्डस्टीन, इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी, जिस कारणवश 1886 में प्रोटॉन के बारे में पता नहीं चल पाया। और लास्टली प्रोटॉन आपको मालूम है कब पता चला? 1919 में पता चला। 1919 या 20 में पता चला था, मतलब लास्ट ऑफ 1919। सर 1930 में ना?
30। नहीं बेटा, 1990 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को पहचान लिया था। ओके, 1932 में न्यूट्रॉन की खोज हुई। ओके, चलिए तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि कहानी क्या हुआ था। गोल्डस्टीन 1886 में एक एक्सपेरिमेंट किए थे। 1886 में ही यूगेन गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, और वो एक्सपेरिमेंट का सेटअप एकदम मिलता जुलता है जैसा थॉमसन ने किया था। ओके, उसने भी एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, एक ऐसा डिस्चार्ज ट्यूब, उसके अंदर में पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लगी हुई थी। गॉट इट? अंडरस्टूड? गैस भरा हुआ था इसके भी अंदर में, लो प्रेशर मतलब ज्यादा गैस नहीं, और हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया हुआ था। चलो आपको मैं जरा कोई चीज बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में भरे होते हैं गैस, ठीक है। अब बच्चों, बहुत हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब पास किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का जो प्यार मोहब्बत होता है न्यूक्लियस से वो खत्म होता है और इलेक्ट्रॉन निकल जाती है बाहर। ओके, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बाहर। ओके, ये एटम से इलेक्ट्रॉन मानो निकल गए। अब बच्चों, इलेक्ट्रॉन में तो चार्ज होती है नेगेटिव, तो वो किधर जा रही थी, एनोड के ओर की कैथोड के ओर? सर एनोड। एनोड की ओर। और यही इलेक्ट्रॉन के मोशन को हम लोग कैथोड रेज बोले। इलेक्ट्रॉन के मोशन को ही कैथोड रेज बोले। अब बच्चों मुझे एक बात बताना, जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस पर कौन सी चार्ज डेवलप हो जाती है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। ओके, गैसियस न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गई तो इलेक्ट्रॉन तो अपना चल दिया एनोड की ओर, पॉजिटिव प्लेट की ओर, तो बच गई पॉजिटिव आयंस। अब भैया पॉजिटिव को भी तो आकर्षण होता है किसी से, किससे होता है? सर नेगेटिव। कैथोड से होता है ना। ये पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो भी भागा नेगेटिव प्लेट की ओर, और ये आयंस के मोशन को हम लोग बोले एनोड रेज। ये आयंस के मोशन को हम लोग बोले एनोड रेज, जिसको कैनाल रेज भी बोला जाता है। समझ गए बात को? जिसको कैनाल रेज भी बोला जाता है। तो यही एक्सपेरिमेंट थी, देख लो कि ये सब गैस के मॉलिक्यूल्स थे। ओके, अब हाई करंट जब पास किया तो गैस के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकल गई, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन निकल गई तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रहा है ना, इधर डायरेक्शन में जा रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाती है तो पॉजिटिव आयंस बचती है, तो पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयंस किधर भाग रहे हैं? ये देखो नेगेटिव प्लेट की ओर भागे, और कुछ तो ये होल से पास भी हुआ। ओके, गॉट इट? तो यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। ओके, इतना ही एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने छोड़ दिया, और उन्होंने बोला कि हाँ, अब ध्यान देना कि 1886 में इलेक्ट्रॉन का भी खोज हो जाता है, बट गलती गोल्डस्टीन ने क्या किया था, उन्होंने वो जो चमकने वाला चीज था, मतलब जिससे पता चलता है कि कोई पार्टिकल आ रहा है, उसने सिर्फ लगाया था एक साइड में, दोनों साइड में नहीं लगाया था, एक साइड में लगाया था। तो ये वाला हिट किया था यहाँ पे, और यहाँ पे चमक मिली थी। तो गोल्डस्टीन को सिर्फ पता ये चला था कि कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होती है, बस इतना ही करके उन्होंने छोड़ दिया, और कुछ आगे उन्होंने नहीं बोला कि कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होती है। बट यदि वो इधर भी लगा दिए रहते वो चमकने वाला चीज, तो उसको शायद नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के बारे में उसी दिन पता चल जाता, बट उसने नहीं लगाया था। चलिए, तो गोल्डस्टीन ने इतना ही एक्सपेरिमेंट किया था कि कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होती है, बस बोल के वो चुप हो गए। बाद में ये एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड ने कैरी फॉरवर्ड किया। ओके, रदरफोर्ड ने कैरी फॉरवर्ड किया था। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था ये मैं बताऊंगा आपको, पर पहले देख लो एनोड रेज क्या होती है। पॉजिटिव चार्ज वाले गैसियस आयन, कोई दिक्कत आपको? बिल्कुल नहीं।
गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गई है तो पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन है ना, पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस है। अब पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस हैं, उसी को हम लोग एनोड रेज बोलते हैं, क्योंकि वो कैथोड की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो एनोड रेज क्या होती है? गैसियस आयंस होती है जिसमें चार्ज पॉजिटिवली चार्ज होती है। अब देखो ये स्टेटमेंट हम लोगों को समझना है। अब ये बोल रहा है कि डिपेंड करता है, एनोड रे डिपेंड करता है कि कौन सा गैस लेते हो आप, उस गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है भाई, समझते हैं। मान लो मैं हाइड्रोजन गैस लिया, हाइड्रोजन गैस से इलेक्ट्रॉन निकला, बना H प्लस गैसियस आयन, इससे एनोड रेज बने। नाइट्रोजन गैस लेता हूं तो नाइट्रोजन के एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, N प्लस गैसियस आयन बने। ऑक्सीजन का गैस लूंगा तो ऑक्सीजन के गैस से इलेक्ट्रॉन निकलेगी, O प्लस गैसियस आयन बनेगी। अब देखो इलेक्ट्रॉन तो बना रहा है कैथोड रेज, तो चलिए इलेक्ट्रॉन तो हर केस में इलेक्ट्रॉन होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी गैस लो इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेगा, मतलब कैथोड रेज सेम रहेगा। बट मुझे एक बात बताना कि H प्लस आयन का जो मास होगा N प्लस आयन का और O प्लस आयन का वही मास होगा क्या? नो सर। No, sir. बिल्कुल नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, जब मास डिफरेंट होगा तो उसका प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो ये दिमाग में रखना है कि जो एनोड रेज होती है ना, वो डिपेंड करती है आप कौन सी गैस लेते हो, उसके प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है ना। गैस बदल दोगे तो एनोड रेज की प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी। वेरी सिंपल। ओके, गॉट इट? डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस टेकन। और ऑब्वियस सी बात है, जब गैस बदल रहे हो तो उस गैस की मास भी बदलेगी, तो चार्ज टू मास रेशियो भी गैस टेकन के ऊपर डिपेंड करेगी। ये ध्यान देना। एनोड रे के केस में, एनोड रे के केस में E/m रेशियो डिपेंड करती है कि कौन सा गैस लेते हो उस पे। ओके, समझ गए? अब देखिएगा इस एक्सपेरिमेंट को फर्दर रदरफोर्ड ने किया था और बहुत बारीकी से किया था इस एक्सपेरिमेंट को। रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हाइड्रोजन गैस भरा था, ठीक है ना, ट्यूब के अंदर में। तो हाइड्रोजन गैस भरा था, तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन गैस से इलेक्ट्रॉन निकली होगी और H प्लस गैसियस आयन बना होगा, जिससे एनोड रेज बनी। ओके, रदरफोर्ड ने ये देखा था कि जब हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है तो जो पॉजिटिव आयन मिलती है वो सबसे हल्की मिलती है और सबसे छोटी मिलती है। रदरफोर्ड ने ये गौर किया कि जब हाइड्रोजन गैस लिया जाए तो जो पॉजिटिव आयन मिल रहा है वो सबसे हल्का रहता है और सबसे छोटा रहता है। अब देखना ध्यान से, हाइड्रोजन में आप जानते ही हो हाइड्रोजन 1H1 होता है, इतना पढ़े हो ना, एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1। तो हाइड्रोजन में Yes, sir. एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कितनी होती है? 0। मालूम है ना? भूल गए कि न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। याद आ रही है? ये Yes, वाली sir. मास नंबर होती है, ये वाला एटॉमिक नंबर होता है A-Z। पढ़े हो ना, क्लास 9th में पढ़े हो आप। तो न्यूट्रॉन 0 होती है, ठीक है ना। अब बच्चों मुझे एक बात बता दो, एक इलेक्ट्रॉन मैं निकाल देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन यदि मैं निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन में निकाल दिया, तो H प्लस आयन जो है उसमें क्या बची है? एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन ही तो बची है। तो H प्लस आयन को ही तो हम लोग प्रोटॉन बोल सकते हैं। H प्लस आयन क्या होती है भैया? वो तो सिर्फ प्रोटॉन है और तो कुछ नहीं है ना उसमें। Yes, जो sir. इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, वो तो सिर्फ प्रोटॉन है। तो इसका पता रदरफोर्ड ने किया था जब उसने हाइड्रोजन गैस भरा था ट्यूब के अंदर, तो उसे सबसे हल्का और सबसे छोटा आयन मिला और रदरफोर्ड ने फिर इन्फर किया, ये पता किया कि भैया वो H प्लस तो ही प्रोटॉन है। इस प्रकार प्रोटॉन का खोज हुआ था इस एक्सपेरिमेंट में और रदरफोर्ड ने 1919 में ये पता किया था। ओके, दूसरा डाटा आपको कोई भी जगह से मिलता है तो वो डाटा गलत है, मैं आपको बोल दे रहा हूँ। मैं डाटा बहुत ही रेलिवेंट सोर्स से लेता हूँ। ओके, तो रदरफोर्ड 1919, हाँ मैक्सिमम 1920 लिखता है कोई जगह, तो 1920 को गलत नहीं बोल सकते हो क्योंकि एंड ऑफ 1919 में किया गया था।
तो प्रेस रिलीज होते होते 1920 हो गया। इन 1990 डिस्कवर्ड प्रोटॉन। वैसे भी आपको डेट के चक्कर में उतना फंसना नहीं है, केमिस्ट्री इज नॉट हिस्ट्री, बट केमिस्ट्री की हिस्ट्री जानोगे तो बड़ा मजेदार हो जाता है। केमिस्ट्री की कैसे चीज सब खोज हुआ ये सब तो पता चलना चाहिए आपको, समझे बालक। तो इस प्रकार एनोड रे का खोज हुआ था, ठीक है ना, जिससे प्रोटॉन का खोज हुआ। तो प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन जान ले आप लोग। ये जो प्रोटॉन होता है प्यारा सा प्रोटॉन, उसमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होती है जिसको हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बोलते हैं, ठीक है ना। प्रोटॉन की मास 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम होती है। ये जो प्रोटॉन होता है छोटा सा प्यारा सा प्रोटॉन, वो एटम के सेंट्रल पार्ट में रहता है, एकदम एटम के बीच में रहता है। ओके, तो इस तरह प्रोटॉन का खोज हो गया। तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन, जिसका खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की। जेम्स चैडविक 1932 में। जेम्स चैडविक ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल का इस्तेमाल किया था। अल्फा पार्टिकल क्या होता है ये जान लो आप लोग। देखो बेटा क्या होती है, मान लो हीलियम 24 होता है, मालूम है ना, एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4 होती है हीलियम की। Yes, sir. तो यदि हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल देते हो ना, तो इसको हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल काफी फास्ट मूविंग पार्टिकल होती है, जो मान लिया जाए मतलब 15,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चल सकती है। मतलब इतनी स्पीड से इसकी मोशन हो सकती है, 15,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से अल्फा पार्टिकल चल सकता है। तो जेम्स चैडविक ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए अल्फा पार्टिकल का इस्तेमाल किया था। ओके, गॉट इट। तो देखो क्या था, उन्होंने एक बेरिलियम की सीट ली थी, एक बेरिलियम का सीट लिया था। ओके, बेरिलियम, आपको ये इक्वेशन याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और ज्यादा डिटेल्स में आपको ये पढ़ना नहीं है, बट हाँ जस्ट जाननी है ये इक्वेशन। बेरिलियम का सीट लिया था। ओके, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 मास नंबर 4 9 होती है, उस पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया था। ओके, He2+ लिख सकते हो या 24 भी लिखा रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखते हैं, बट 2+ लिख देते हैं तो अच्छा से पता चल सकता है कि हाँ भैया ये वाला अल्फा पार्टिकल। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गई है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया। तो अल्फा पार्टिकल को उन्होंने क्या किया था, बेरिलियम के सीट पे हिट करवाया था। ओके, अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम के सीट पे हिट करवाया था, तब जाके एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुई थी जहां पे न्यूट्रॉन का खोज हुआ था। ओके, और ये न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होते हैं उसके डिटेल्स में आपको नहीं जानी है, जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं, तब मैं बताऊंगा वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है। बस सिंपल आप जान लो कि चैडविक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने बेरिलियम की सीट यूज की थी, उस पे अल्फा पार्टिकल को हिट करवाया था, और प्रोडक्ट में कार्बन मिली थी और न्यूट्रॉन मिली थी। और ये जो न्यूट्रॉन मिला था ना, इसका मास हल्का ज्यादा होता है प्रोटॉन से, हल्का ज्यादा होता है प्रोटॉन से, स्लाइटली हैवियर होती है प्रोटॉन से। ओके, यदि मैं प्रोटॉन से मास कंपेयर करके आपको बताऊं, देखो प्रोटॉन का मास का यदि बात करोगे ना, तो 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन के मास के 1836 गुना होता है। कुछ बुक्स इसको 1837 भी लिखता है। ओके, बट ठीक है, 1836 1837 कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन के मास को तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन के मास के सामने मैं प्रोटॉन का मास बताऊं तो 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहीं मास ऑफ न्यूट्रॉन का बात करूं ना, तो 1839 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देख लो, थोड़ा देख रहे हो ना, थोड़ा सा भारी तो है न्यूट्रॉन। ओके, तो न्यूट्रॉन का कहानी देख लो। जो न्यूट्रॉन जो पार्टिकल्स होती है ना, वो चार्जलेस होती है, पहली बात ये दिमाग में रख लो।
चार्जलेस, कोई चार्ज नहीं होती। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं। तो न्यूट्रॉन जो रहती है वो ऐसी पार्टिकल है जिसमें कोई चार्ज नहीं होती है, और कोई चार्ज नहीं होती है तो ऑब्वियसली आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में उसको डालोगे तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। तो ये पता चला था कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। मास इसका इतना होता है 1.67 into 10⁻⁻24। ओके, तो ये 3 इंपॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल का खोज हो गया। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे, देखो 5-10 क्वेश्चन मैं होमवर्क दे दूंगा, ठीक है ना। आप लोगों को ये सारे मिल जाएंगे, ये जो जितने भी स्लाइड है ना वो सब मिल जाएंगे आपको। ये 5-10 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको बना लीजिएगा। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे बच्चों, तब हम लोग देखेंगे कि किस तरह ये 3 पार्टिकल एटम के अंदर में सजाए हुए हैं, मतलब एटम के मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए तो थैंक यू बोलूंगा मैं। हंसते रहो, खेलते रहो, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना जितना पढ़ा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. मिलते हैं।